हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये चैप्टर जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, चलिए। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जो टॉपिक्स कवर कर लिए थे, वो आप एक बार देख लीजिए। पहले हमने पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। क्या होते हैं हेलो एल्केन्स? जो हैलोजन और एल्केन से मिलकर के बनते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर रिएक्शन करी थी। इस तरीके से हेलो एल्केन्स बनते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर एल्केन है, तो कोई भी हमारे पास यहाँ पर हैलोजन है, ठीक, एक्स यानी कि कोई भी हमारा हैलोजन, हैलोजन यानी कि ग्रुप 17 यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये सारे ही क्या है, हमारे हैलोजन है, ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा बाहर और इस तरीके से हमको मिलेगा हेलो एल्केन। इस तरीके से जो है हम हेलो एल्केन में मिलता है और इसी को कहा जाता है हेलो एल्केन, यानी कि हैलोजन और एल्केन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स जो हैं उनको एल्काइल हैलाइड्स भी कहा जाता है। ठीक, उनको क्या कहा जाता है? एल्काइल हैलाइड्स भी कहा जाता है। अगर हमारे पास यहाँ पर CH3Cl है, X को जगह हटा करके अगर हम Cl लगा दें, यहाँ पर X को हटा करके अगर हम क्या लगा दें, यहाँ पर Cl लगा दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास CH3Cl, यानी कि क्लोरोमीथेन। क्या है इसका नाम? क्लोरोमीथेन। और इसी नाम को हम कैसे लिख सकते हैं? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। दोनों में डिफरेंस, एक में जो है, जो हमारा क्लोरो है वो पहले आ जाता है प्रीफिक्स के रूप में, और जो हमारा एल्केन है वो बाद में सफिक्स के रूप में चला जाता है। ठीक, दूसरा उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो सफिक्स प्रीफिक्स के रूप में रहेगा यहाँ पर, और जो हमारा क्या है, हैलोजन है, वो किसके रूप में आ जाएगा, यहाँ पर सफिक्स के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, चलिए। तो ये हम पढ़ चुके थे, अब आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको पढ़ा था। आगे हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया था कि यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आगे हमने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड्स में क्या पढ़ी थी, पोजीशंस। पोजीशंस यानी कि ये भी हमारा क्या क्लासिफिकेशन में ही आता है, जिसमें हमने विनाइलिक हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स, ठीक है, बेंजाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि विनाइलिक कौन से होते हैं, जहां पर जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे डायरेक्टली हमारा हैलोजन अटैच है, तो वो हमारा विनाइलिक हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर जब हमारा हैलोजन अटैच होता है तो वो हमारे एलाइल हो जाते हैं। बेंजाइल क्या होते हैं? बेंजाइल यानी कि जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर, एराइल है ना ये हमारी एरोमेटिक रिंग, इसके बगल में बगल वाले कार्बन पे जब हैलोजन लगा हो तो यहाँ ये कौन सी पोजीशन होती है, बेंजाइलिक पोजीशन हो जाती है। जबकि एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, डायरेक्टली एराइल में हमारा क्या लगा हो, क्लोरीन या जो भी हमारा हैलोजन लगा हो, तो उसे क्या कहा जाता है, हमारा एराइल हैलाइड्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आयुपेक नेमिंग यानी कि IUPAC नेमिंग किस तरीके से होती है, ये भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया था किस तरीके से। जैसे कि हमें यहाँ पर ये दिया गया है, तो वैसे तो क्या है, ये एन प्रोपाइल आयोडाइड है, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं, आइडो। आइडो यहाँ पर आई है ना, आइडो 8 मेथ प्रोप, 3 कार्बन की चेन, प्रोपेन, आइडो प्रोपेन। तो इस तरीके से जो है हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स भी हमने पढ़ लिया था, यहाँ पर हम पोजीशन के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, अपने लास्ट लेक्चर में हमने हेलो एरीन्स तक कंटिन्यू किया था। अब हेलो एरीन्स में क्या हमने पढ़ा कि जो हेलो एरीन्स होंगे जिसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होंगे, वहां पर क्या होगा, 1 2 1 3 1 4 की जगह पे ऑर्थो, मेटा और पैरा आ जाएगा। ऑर्थो, मेटा और पैरा आ जाएगा। जैसे कि देखो, इस तरीके से हमारे पास क्या है, कंपाउंड दे रखा है। ठीक, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर रिंग है, इसमें CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर एक क्या है, Cl है। ठीक, तो ये एराइल हैलाइड्स हो गए,
हो गए एराइल हैलाइड्स, या हम कह सकते हैं हेलो एरीन्स हो गए। क्या हो गए ये? हेलो एरीन्स हो गए। अब यहाँ पर अब अगर हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम क्या होगा? 1 2, 2 पे क्या है? 2 क्लोरोटॉलुइन, टॉलुइन, ठीक है, 2 क्लोरोटॉलिन। क्या हो गया ये हमारा? 2 क्लोरोटॉलिन। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसका नेम और कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि 1 2 1 3 1 4 की जगह पर ऑर्थो मेटा पैरा हमें लगाना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम ब्रैकेट डालेंगे, क्या लिख सकते हैं? ये कौन सी पोजीशन है? 1 2 वाली पोजीशन हो गई ना, तो क्या हो गई हमारी ऑर्थो पोजीशन। क्या हो गई? ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन, टॉलुइन, ठीक है, ऑर्थोक्लोरोटॉलिन, ठीक। ये ऑर्थो पोजीशन है ना। अच्छा, अगर हम पोजीशन की बात करें, ये है हमारी ऑर्थो पोजीशन, ये है हमारी मेटा पोजीशन, ये है हमारी पैरा पोजीशन, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए, इसको आप देख सकते हो। देखो ये तो सिंपल हो गया, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, सिंपल हो गया। लेकिन जहां पर क्या है? सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि ये हो गया, तो ये क्या है? हमारी टॉलुइन रिंग है ना? क्या है? टॉलुइन है, ठीक। अब क्या है? 2 पे क्लोरो है, यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 पे क्लोरो है, यहाँ पर 1 2 3 4 तरीके से यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 पे क्लोरो है। तो 4 पे क्लोरो होने का मतलब पैरा क्लोरोटॉलिन, यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि आप नोटबुक 1 2 1 3 1 4, अगर 1 4 पे है तो क्या होगा? पैरा, 1 3 पे है तो मेटा, 1 2 पे है तो ऑर्थो। तो इस तरीके से ऑर्थो, मेटा और पैरा हम यहाँ पर इनकी नेमिंग करते हैं, इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें से जो है आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं, अभी आप जो है एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, यानी कि कार्बन और हेलोजन बॉन्ड का नेचर कैसा है, ठीक। चलिए, नेचर के कुछ 4 5 पॉइंट है जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। वो सबसे पहला हमारा बॉन्ड लेंथ, फिर बॉन्ड एंथैल्पी, स्टेबिलिटी, उसके बाद रिएक्टिविटी, साथ ही डाइपोल मूवमेंट, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं होगी, क्या होगी? इंक्रीज होगी। देखो कैसे, जो फ्लोरीन हमारा होता है, जब हम एक पीरियड में देखते हैं, एक ग्रुप में देखते हैं ना, ग्रुप में जब हम देखते हैं 17 की बात करते हैं, ग्रुप 17 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से होता है। होता है, बिल्कुल होता है। अब हम यहाँ पर साइज की बात करें तो फ्लोरीन का साइज क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। फ्लोरीन का साइज क्या होता है? उससे थोड़ा बड़ा होता है। ब्रोमीन का उससे भी बड़ा होता है, और आयोडीन का सबसे बड़ा साइज होता है। आयोडीन का क्या होता है? सबसे बड़ा साइज होता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11th में, और पीरियोडिसिटी यानी कि जहां पर हम पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ते हैं, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था पीरियोडिक ट्रेंड्स में? कि जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों साइज इंक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। जैसे फ्लोरीन में शेल्स होंगे, क्लोरीन में थोड़ा ज्यादा, ब्रोमीन में शेल्स बढ़ेंगे, और आयोडीन में और शेल्स बढ़ेंगे। जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतने ज्यादा उनका क्या होगा? साइज भी होगा। तो पहली बात समझ में आ गई, ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है एलिमेंट का। क्यों इंक्रीज होता है? शेल्स की वजह से इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अगर हम सी एफ बॉन्ड की बात करें, या CCl बॉन्ड की बात करें, या CBr बॉन्ड की बात करें, या CI बॉन्ड की बात करें, तो हम क्या देख पाएंगे यहाँ पर कि कार्बन तो हमारा क्या है? कार्बन का साइज तो फिक्स रहेगा। फ्लोरीन का साइज क्या है? थोड़ा छोटा है। कार्बन का फिक्स है, लेकिन फ्लोरीन का क्या है? थोड़ा बड़ा है। कार्बन का फिक्स,
ब्रोमीन का क्या है, थोड़ा साइज बड़ा है, और आयोडीन का क्या है, साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक, अब साइज बड़े होने से क्या हम देख पा रहे हैं, अब साइज बड़े होने से हमें दो चीजें दिख रही है यहाँ। साइज बड़े होने से क्या हो रहा है, देखो जो इनके इसके बीच की जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, यानी कि एक एटम ये है हमारा और एक मॉलिक्यूल, सॉरी, एक हमारा ये है। ठीक है, तो दोनों का जो सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या कहा जाता है, उनकी बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। ठीक, तो वैसे ही जब हमने कार्बन और फ्लोरीन को एक साथ बॉन्ड बनाया इनके बीच में, तो ये क्या हो गया, इनकी बॉन्ड लेंथ हो गई, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, इनकी बॉन्ड लेंथ हो गई। अब इसमें भी हमें कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा है। क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि जो CF की बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, CCl की बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा है, CBr की थोड़ा और ज्यादा है, और CI की बहुत ज्यादा क्या है, बॉन्ड लेंथ है। ठीक, इतना हमें समझ आ रहा है कि बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ भी जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, उनकी बॉन्ड की जो लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब हमें यहाँ पर दो चीजें तो समझ आ गई। ग्रुप 17 में जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कि तो क्या हो रहा है, इनका साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ में क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, जिस वजह से जब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, लंबी हो जाती है बॉन्ड लेंथ। ठीक, क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाती है। अच्छा, अब जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो यहां पर हमारा पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि बॉन्ड लेंथ, पहला पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस कर लिया कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक, कैसे इंक्रीज होती है, क्यों इंक्रीज होती है, वो हम यहां पर समझ चुके हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो वैसे वैसे उनका क्या होता है, साइज बढ़ता है, और जैसे जैसे उनका साइज बढ़ेगा वैसे ही उनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ भी हम जान चुके हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जैसे कि हमारी ये दो एटम है इनके बीच की, इनकी जो सेंटर की जो डिस्टेंस होगी, क्या होगी, दोनों के सेंटर की डिस्टेंस जो होगी उसी को क्या कहा जाएगा, इनकी बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बॉन्ड लेंथ। इसीलिए जो है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी कम लगेगी या ज्यादा लगेगी, आप सोचिए। ठीक है, आप इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि एक हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक, और एक बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। तो ज्यादा एनर्जी किसे तोड़ने में लगेगी, किसे तोड़ने में लगेगी। हम इसको जो है एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, इस तरीके से लंबी लकड़ी है। ठीक, और एक हमारे पास छोटी सी लकड़ी है। तो दोनों में से कौन सी लकड़ी को तोड़ने के लिए जो है हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कौन सी लकड़ी को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सोचिए। अच्छा, जो लकड़ी ज्यादा लंबी होगी उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो लकड़ी छोटी होगी उसको ब्रेक करने के लिए, सॉरी, जो लकड़ी लंबी होगी उसको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो लकड़ी छोटी सी होगी उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि यही कॉन्सेप्ट जो है हमारा बॉन्ड लेंथ पे भी अप्लाई होता है कि जिनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो है वो कम देनी पड़ेगी, उनको ब्रेक करने कम देनी पड़ेगी। यानी कि वो आसानी से टूट सकते हैं, जो बॉन्ड है वो आसानी से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक, दूसरी बात, जिनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है, कम है बॉन्ड लेंथ, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ है, को एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने की। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, क्या बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि एनर्जी टू ब्रेक अ बॉन्ड, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हम जिसे बोलते हैं,
बॉन्ड एंथैल्पी को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन यानी कि ब्रेक करना, तोड़ना, तो बॉन्ड एंथैल्पी या एनर्जी टू ब्रेक अ बॉन्ड। तो बॉन्ड एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि किसी बॉन्ड को, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज देखें तो बॉन्ड ऐसे हाथ से थोड़ी ना टूटेगा, है ना, क्या देनी पड़ती है उसको, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी से वो टूटेगा, ठीक। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसी को क्या कहा जाता है, बॉन्ड एंथैल्पी कहा जाता है, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम उसको कहते हैं, ठीक। तो ये आप पॉइंट आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। तो यहां से हमारा ये क्या हो गया, पॉइंट सिद्ध हो गया कि बॉन्ड एंथैल्पी की और ये डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है का क्या मतलब है, देखो यहाँ क्या है, बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी है और यहाँ पर इतनी है बॉन्ड लेंथ, ठीक। तो सबसे कम एनर्जी किस बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करने के लिए लगेगी, इस वाली बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करने के लिए लगेगी। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करने में लगेगी, इस वाली बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करने में लगेगी सबसे ज्यादा एनर्जी। इसीलिए जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक। इसीलिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, नीचे जाते जाते डिक्रीज होगी, सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर, सबसे ज्यादा सबसे कम यहाँ पर होगी, ठीक। इतना समझ में आया, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। चलिए, अच्छा इन 2 पॉइंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो, अच्छा आप साथ साथ लिख लेना इसको। देखो, सबसे पहले बॉन्ड लेंथ, उसके बाद है हमारा यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, देखो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में होगी, सी आई की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद सी बी आर की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद सी सी एल की बॉन्ड लेंथ होगी, और उसके बाद हमारी सी एफ की बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक। बॉन्ड लेंथ का समझ आया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी क्या है, सेम है कि सी आई की सबसे, सॉरी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या है, देखो सी एफ को सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर सी सी एल को बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर सी बी आर को बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर सी आई को सबसे कम बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। सब यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर हमने लिखा है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें सी एफ को देनी पड़ेगी और सबसे कम एनर्जी हमें सी आई को देनी पड़ेगी। या तो ऑर्डर आप इस तरीके से लिखो, या आप इस तरीके से कर दो कि सबसे कम टाइम जो है इसे ब्रेक करने में लगेगा और सबसे ज्यादा टाइम इसे ब्रेक करने में लगेगा, यानी बॉन्ड एंथैल्पी, और सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी क्या की, ठीक। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए, इतना समझ में आया। अच्छा, अगर हम इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, अभी हमने बॉन्ड लेंथ की बात करी, तो बॉन्ड लेंथ जो है सी आई की सबसे ज्यादा होगी, ठीक। बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो बॉन्ड एंथैल्पी सी एफ की सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, सी एफ बॉन्ड को ब्रेक करने में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जो सी एफ बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ती है ब्रेक करने के लिए, अगर हम सोचें किसको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, है ना। अगर हम दो दोस्तों का एग्जांपल ले, दो दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, दो दोस्त हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं है, ठीक। तो किसकी दोस्ती को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो क्या होंगे, ज्यादा अच्छे दोस्त होंगे, उनकी दोस्ती को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं होंगे उनकी दोस्ती ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वही यहाँ पर अप्लाई होता है। सीएफ बॉन्ड क्या, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सीएफ की दोस्ती की आपस में बहुत ही अच्छी है, तो उनकी दोस्ती ब्रेक करने के लिए हमें क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। यानी कि ये जो, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा, हमारा सीएफ, उसके बाद सीएल, उसके बाद थोड़ा कम सीबीआर, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग अगर हम बोले तो वो क्या है, सीआई, ठीक। अच्छा, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल भी होगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल भी होगा। यानी कि सीएफ क्या है, अगर सीएफ बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो सीएफ बॉन्ड क्या है, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड भी होगा।
यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा स्टेबिलिटी का पॉइंट। तो स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है यहाँ पर, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा CF होगा, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड हमारा क्या होगा? CF बॉन्ड होगा जो सबसे स्टेबल होगा, और CI होगा जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक, CI बॉन्ड होगा जो सबसे ज्यादा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वजह से भी हम इसको बता सकते हैं कि जो CF बॉन्ड है वो क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है, जिस वजह से उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? ज्यादा स्टेबल है। क्या है? ज्यादा स्टेबल है। जबकि CI क्या है? उसके कंपैरिजन में सबसे कम स्टेबल है। तो यानी कि जब हम ग्रुप में क्या, जब हम इसमें क्या जा रहे हैं? डाउन जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, बॉटम में जा रहे हैं, टॉप से बॉटम में जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या है? डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर यहाँ पर लिखें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम यहाँ पर लिखते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? हमारा CF सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद CCl है, उसके बाद CBr है, उसके बाद CI है। ठीक, तो ये क्या है? हमारा बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा CF और सबसे कम स्टेबल है हमारा CI। ठीक, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 3 पॉइंट जो है हम अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, अब चौथा पॉइंट, रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रही है? रिएक्टिविटी, अब जो जितना स्टेबल होगा वो उतना कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, जो जितना अनस्टेबल होगा वो क्या करेगा? रिएक्टिव ज्यादा होगा। देखो, CF बॉन्ड जो है वो क्या है? आपस में स्टेबल है। CF क्या है? हमारा स्टेबल है। ठीक है, इसलिए जो उसके आसपास और जो कोई एटम होंगे, एलिमेंट होंगे, उनके साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा CI है वो पहले ही अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है यानी कि वो ज्यादा क्या हो जाता है? रिएक्टिव हो जाता है। वो ज्यादा क्या हो जाता है? रिएक्टिव हो जाता है। ठीक, अब CF जो बॉन्ड है, तो CF की दोस्ती क्या है? बहुत अच्छी है, उनकी स्टेबल दोस्ती है। वो अपनी दोस्ती में किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहते, ना ही कोई वो तीसरे से किसी तीसरे से दोस्ती करना चाहते हैं। ठीक, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो CI बॉन्ड है हमारा, वो क्या है? वो तो ज्यादा अच्छे दोस्त है नहीं, तो वो क्या करेंगे? इधर भी दोस्ती करेंगे, उधर भी दोस्ती करेंगे, हर जगह दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब CI क्या? हमारा ज्यादा रिएक्टिव है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे हमारा जो चौथा पॉइंट जो कि है यहाँ पर रिएक्टिविटी, क्यों, कैसे जो है रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है? क्योंकि CI बॉन्ड जो है अनस्टेबल है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, जिस वजह से वो क्या होता है? जहां जहां स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, वहां वहां रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। और जहां जहां रिएक्टिविटी कम होती है, सॉरी, जहां जहां स्टेबिलिटी कम होती है, वहां वहां रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक, चलिए, तो इतनी बात आप समझ गए स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप लिख लेंगे, अपोजिट इस तरीके से हमें करना है। यानी कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम लिखें, अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी है, क्या है? ये हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है CI, फिर CBr, फिर CCl, और सबसे कम रिएक्टिव होता है हमारा CF बॉन्ड। और ऐसा क्यों है? इसका एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया, कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब जो है इनके ये ऑर्डर जो हमने लिखे हैं वो आप जो है नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये आपने जो है नोट कर लिया होगा बॉन्ड लेंथ के बारे में, कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है जब हम नीचे की तरफ आते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जब हम जा रहे हैं। और जब हम फ्लोरी CF, CCl और CBr एंड CI बॉन्ड की जब हम बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने का ऑर्डर क्या है वो हमने यहाँ पर देख लिया। अगला, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी टू ब्रेक अ बॉन्ड, यानी तो हमारी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाई जाती है। ये कैसे डिक्रीज होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगला, स्टेबिलिटी भी जो क्या है? डिक्रीज होती है। क्यों स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है? कि जो बॉन्ड है हमारे वो क्या होते हैं? ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ऊपर, और जो हमारा CI बॉन्ड होता है वो क्या होता है? वीक होता है। ठीक,
इस वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होती है, नीचे की तरफ को क्या होती है, डिक्रीज होती है। नीचे की तरफ यानी कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यानी कि इसे हम कह सकते हैं, यानी कि CF, CCl, CBr और CI के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। अगला कि रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक, रिएक्टिविटी इंक्रीज कितना होगा कि जो जितना अनस्टेबल होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। जो जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा कम रिएक्टिव होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपने नोट कर लिया होगा सारा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें। चलिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। ठीक, इसकी 4 होती है, 3.5, 2.8 और 2.5। इस तरीके से ये क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। ठीक, तो फ्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, जब हम CX बॉन्ड की बात करते हैं, CX बॉन्ड की बात करते हैं, तो CX बॉन्ड में ऐसा क्या क्या अलग है। मतलब अगर हम C बॉन्ड की बात करें तो CC बॉन्ड भी तो होता है ना, बॉन्ड होता है। CX बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। देखो, ये CC बॉन्ड जो है ये कैसा बॉन्ड है, एक तरह से देखा जाए नॉन पोलर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है। अब नॉन पोलर क्या होता है, और CX जो है वो कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। अब पोलर और नॉन पोलर दोनों क्या होते हैं, दो नई चीजें यहाँ पर सुन ली। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस है, पोलर में और नॉन पोलर में। देखिए, अगर यहाँ पर क्या है, एक भूखा इंसान है और यहाँ पर भी क्या है, एक भूखा इंसान है। अब बीच में क्या है, टिफिन है। ठीक है, बीच में क्या है, टिफिन है। जब दोनों ही भूखे इंसान है या दोनों को ही भूख नहीं लगी, ठीक है, हम क्या बोले, या तो दोनों ही क्या है, भूखे इंसान है, या तो दोनों को ही भूख नहीं लगी, और बीच में क्या है, टिफिन है। ठीक, तो दोनों को अगर भूख लगी होगी तो दोनों इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। दोनों को भूख नहीं लगी होगी तो दोनों अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। यानी कि दोनों तरफ क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक, लेकिन अच्छा, दोनों तरफ सेम रहेगा इसका मतलब क्या है, इसे ही बोला जाता है नॉन पोलर। क्या बोला जाता है, नॉन पोलर। और दूसरी जगह अगर एक को भूख है और एक को भूख नहीं है, ठीक, एक को भूख है और एक को भूख नहीं है, और बीच में क्या है, टिफिन है। ठीक, तो इसको भूख है और इसको भूख नहीं है, तो जिसको भूख है वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा, और टिफिन क्या होगा, उसकी तरफ शिफ्ट होगा, उसकी तरफ चला जाएगा ना टिफिन। जिसको भूख लगी होगी वही तो खींचेगा, जिसको भूख नहीं लगी वो अपनी तरफ क्यों खींचेगा। ठीक, जिसको भूख लगी है वो अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि जो टिफिन है वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारे एक्स होते हैं यानी कि हेलोजन होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इनके पास क्या होती है, पावर होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने। कौन सी पावर होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। तो कार्बन और ये हेलोजन है, इनका बॉन्ड बना कैसे, जब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, हेलोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने मिला करके क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। बॉन्ड का मतलब क्या है, इस बॉन्ड का मतलब क्या है, इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है। अब जो हमारा हेलोजन है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको ज्यादा भूख है। ठीक, तो ये क्या करेगा, कार्बन के और अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है। क्या करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिस वजह से यहाँ पर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक, जिस वजह से जो हमारा हेलोजन है वहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, या जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और जो कार्बन है उसकी तरफ क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। जिसका मतलब है ये अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जैसे ये CX बॉन्ड है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर जो है एक डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है।
इसको क्या कहा जाता है, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं और इसी को ही पोलैरिटी कहते हैं। यानी कि भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पोलैरिटी कहा जाता है। पोलैरिटी का मतलब क्या है, यही पोलैरिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ खींचे। इसी को डायपोल मोमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो डायपोल मोमेंट होता क्या है, चार्ज इनटू जो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सी और एक्स के बीच की जो डिस्टेंस है और जो चार्ज है, वही क्या होता है हमारा, वही तो हमारी डायपोल मोमेंट होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम दो तीन चीजें सीख पाए हैं। पहली हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, दूसरी चीज हमने यहाँ पर सीखी कि जो अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो उनके बीच में एक डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक, इस वजह से उनके बीच में क्या क्रिएट होगी, पोलैरिटी क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी, उनकी तरफ पोलैरिटी क्रिएट होगी। और जहां पर दोनों ही क्या है, सेम हमारे पास है, दोनों ही क्या है, वहां पर कोई भी पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी। तो वो क्या कहलाए जाएंगे, नॉन पोलर कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे, नॉन पोलर कहलाए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ना ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ना ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर हम Cl की बात करें, Cl और Cl, दोनों ही क्या है हमारे, दोनों हमारे हैलोजन है। तो क्या यहाँ पर किसके बीच में है ये पोलैरिटी, यहाँ पर किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, में नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों देखो, दोनों साइड क्या है, बराबर है। दोनों दोनों क्या है, बराबर है। दोनों बराबर की फोर्स लगाएंगे। ठीक, जैसे कि हमने कहा था कि दो बच्चे हैं, दोनों का क्या स्ट्रेंथ अगर बराबर है और बीच में टिफिन लगाया, दोनों को बराबर भूख लगी है, दोनों की स्ट्रेंथ भी बराबर है, दोनों को भूख भी बराबर लगी है, तो वो टिफिन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन टिफिन तो बीच में ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों बराबर स्ट्रेंथ लगाएंगे। ना तो टिफिन लेफ्ट जाएगा, ना तो टिफिन राइट जाएगा, अपनी ही जगह पर रहेगा। वैसे ही यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम है, सेम स्ट्रेंथ है इनकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को सेम उससे अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ही जगह पर रहेंगे। तो यहाँ पर ये भी क्या है, नॉन पोलर है, कोई पोलैरिटी यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। जबकि यहाँ पर अगर हम Cl बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर जो है पोलैरिटी क्रिएट होगी। ठीक, चलो समझ में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि कैसे जो है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इससे क्या है, तो हमारा डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है। ठीक, अच्छा अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा, सिंपल, पहले Cf फिर Cl फिर Cbr फिर Ci, इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं डायपोल मोमेंट की तरफ। चलो अब डायपोल मोमेंट को अगर हम देखें कि डायपोल मोमेंट क्या इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, यानी कि चार्ज यानी कि Q इंटू डी। डायपोल मोमेंट को कैसा लिखा जाता है, देखो, ठीक है, तो म्यू चार्ज यानी कि Q इंटू डिस्टेंस यानी कि डी, ये होता है हमारा डायपोल मोमेंट। इससे ही हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे जो है हम पता चलता है कि कौन से जो हमारे क्या है मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डायपोल मोमेंट है, किन के बीच में डायपोल मोमेंट नहीं है, वो हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कहीं पर अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।